डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आपके अपने बीपी कृष्णा कैरियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के नेक्स्ट वीडियो को बनाने जा रहे हैं और इसमें हम आज व्यंजनों को समाप्त करेंगे। व्यंजन का जो कुछ व्यंजन रह गए हैं जिनके बारे में उन पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम देखते हैं व्यंजन का नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें क्या है व्यंजन में कि आज हम पढ़ेंगे अल्पप्राण ऑब्लिक महाप्राण। अल्पप्राण व महाप्राण। तो हम अल्पप्राण और महाप्राण को कैसे देखेंगे समझिए। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म। हम ये देखेंगे अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है। नाम से ही समझिए, अल्पप्राण का मतलब होता है जिसमें प्राण कम हो और महाप्राण का जिसमें प्राण ज़्यादा हो। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु का निकास अधिक मात्रा में होता है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं, और जिनके उच्चारण में मुख से वायु का निकास कम मात्रा में होता है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। तो किस तरीके से महाप्राण होंगे किस, तो ऐसे समझिए अल्प 1 2 3। अल्प में कितने अक्षर हैं? अल्प में कितने अक्षर हैं? 1 अल्प में 3 अक्षर हैं, 1 2 3। तो 3 लेटर हैं। 3 का मतलब कितने होते हैं? विषम। 3 का मतलब होता है विषम। तो अल्प में 3 अक्षर हैं और 3 अक्षर विषम होते हैं। तो देखिए 3 विषम होते हैं तो विषम वाली जो खड़ी लाइनें हैं वो हो जाएंगी अल्प में 1 3 और ये 5। ये 1 3 और 5 ये तीनों विषम लाइनें जो हैं, अल्प में 3 अक्षर हैं, तीनों विषम लाइनें हैं, वो किस में आ जाएंगी? अल्प प्राण में। अल्प प्राण में इन्हें किस तरीके से वर्णमाला में रखा गया है तो कितना सुंदर क्रम है। अगर ऐसे आप भी भूल जाओ तो याद रखिए कि मुख से बोलिए का, मुख के सामने हाथ करिए और बोलिए क ख। तो का की अपेक्षा खा में अधिक आवाज निकल रही है, तो का में कम आवाज हवा निकल रही है मुख से, तो ये कैसी हो जाएगी? अल्प प्राण, और खा हो जाएगा महाप्राण। आगे बोलेंगे तो ये किस में चली जाएगी? महाप्राण में। आगे बोलेंगे ग घ। तो गा की अपेक्षा घा में हवा ज़्यादा निकल रही है तो घा वाली लाइन कहाँ चली जाएगी? महाप्राण में। और अणा में कम हवा निकल रही है तो क्या होगा कि ये अल्प प्राण में। तो 3 अक्षर हैं तो 3 विषम लेटर होता है, तो विषम वाली सभी लाइनें किस में चली जाएंगी? अल्प प्राण में। और महा में कितने लेटर होते हैं? 1 लेटर और 2 लेटर, 2 अक्षर। तो 2 एक सम डिजिट है, 2 अक्षर है तो 2 सम है, तो सम वाली लाइनें सभी किस में आ जाएंगी? महाप्राण में। जो 2 और 4 ये दोनों सम अंक हैं तो 2 लाइनें किस में आ जाएंगी? महाप्राण में। तो इसे बोलते हैं महाप्राण। अब महाप्राण के अंतर्गत और वर्ण आते हैं तीनों सा और हा, ये वर्ण आ जाते हैं महाप्राण में। और अल्प प्राण में आ जाते हैं य, व, र और ला, और सभी स्वर ये सब किस में आ जाते हैं? अल्प प्राण में। अल्प प्राण में ये सभी स्वर आ जाते हैं य, व, र, ल। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कौन सा किस में है तो आप मत जाइए इनको याद करने पर, और 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। उन 4 ऑप्शनों में आप करिए कि 4 वर्ड बोलने हैं और चारों मुख के सामने हाथ लगा के और धीरे से बोल सकते हो क ख ग घ। तो जिसमें हवा ज़्यादा निकलेगी वही ऑप्शन आपका अल्प प्राण व महाप्राण में चला जाएगा। आप अच्छे से ज्ञात कर सकते हो ऑप्शनों को मुख के सामने हाथ लगाकर उनका उच्चारण करके
और इसमें सा और या व राला में अंतर ना समझ पाओ तो इन दोनों में याद रखिए सा ह, इनमें अधिक आवाज़ निकलती है, या रा ला वा इनमें कम आवाज़ निकलती है। ये थे आपके अल्प प्राण व महाप्राण। अगर मैं यही बात करूं तो घोष और सघोष की, मैं घोष और सघोष की बात करूं तो किस तरीके से याद करने हैं जरा देखिए कि घोष वर्ण व सघोष वर्ण, घोष व सघोष, वो घोष ऑब्लिक सघोष इन्हें एक ही वर्ण है, ये घोष ऑब्लिक सघोष ये एक ही वर्ण है और इन्हें बोलते हैं क्या, अघोष। घोष सघोष एक ही वर्ण होते हैं और अघोष अलग वर्ण होता है। तो घोष और अघोष को कैसे पहचानेंगे, घोष और अघोष जरा समझिए। घोष किसे कहेंगे तो समझिए, ये बोलते हैं स्वर तंत्रीय स्वरयंत्रीय के आधार पर, स्वरयंत्रीय के आधार पर मतलब क्या है, घोष वर्ण क्या होते हैं और अघोष वर्ण क्या होते हैं। ये वर्ण उनके आधार पर बांटे गए हैं जिनके उच्चारण में मुख से जो ध्वनियाँ हैं वो कंपन करती हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख में कंपन पैदा हो जाते हैं उन्हें घोष वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख में कंपन पैदा नहीं होते हैं उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। तो हम देखते हैं कि घोष, तो घोष में कितने वर्ण हैं, 1 और 2। अघोष में कितने हैं, 1, 2 और 3। जस्ट इसका उल्टा होगा, आगे वाले जो 3 अक्षर हैं वो आगे वाली 2 लाइनों को हो जाएंगे। जैसे कि मान लो ये 2 लाइनें जो हो जाएंगी तो घोष में 3 लेटर हैं तो ये 2 लाइनें हो जाएंगी अघोष की। ये 2 लाइनें हो गई अघोष की, क्योंकि 3 लेटर हैं तो उल्टा कर दो, 3 लेटर वाले को 2 लाइनें आगे की और 2 लेटर वालों को पीछे की 3 लाइनें देनी पड़ेंगी। इसे कह देंगे घोष, इसे कह देंगे घोष। तो घोष वर्ण में 3 लाइनें आएंगी पीछे की और अघोष वर्ण में आगे की 2 लाइन आएंगी। अब अदर वर्ण बचे हैं तो उन्हें कैसे करेंगे, अघोष में कितने लेटर हैं, 1, 2, 3 लेटर हैं तो तीनों सा इसमें रख दो, सा, तीनों सा रखोगे तो कौन कौन से आएंगे, देखो शा, तीनों सा आ जाएंगे इसमें अघोष में, सा और सा, केवल तीनों सा ही आएंगे। सा अघोष में 3 वर्ण हैं तो 3 ही सा है हिंदी में, तो तीनों सा किस में चले जाएंगे, अघोष में। और जो इसमें आएंगे वो आपके आ जाएंगे या, व, र, ला, ये सारे वर्ण आ जाएंगे। और इसमें बेटा आ जाएगा जो यहाँ पे हा नहीं लिखा गया है ऊष्म श्रेणी का, वो हा आ जाएगा। ऊष्म वर्ण का जो हा होता है वो हा यहाँ न रह के अघोष में किस में चला जाता है, घोष में। तो हा वर्ण किस में आ जाएगा, घोष में आ जाएगा। क्लियर हुआ। इसे इस तरीके से याद करना है कि दिमाग में चित्रों को छपाना है, किस तरीके से याद करना है, रटना नहीं है। कब तक रटेंगे हम। तो आगे की 2 लाइनें 3 वाले को दे दो और पीछे की 3 लाइनें 2 वाले को दे दो। 3 अक्षर हैं तो तीनों 3 वाले को दे दो, बाद बाकी जो यारा लबा हुआ और हा वर्ड जो बचा हुआ है वो इसे दे दो। ये सभी आपके घोष और अघोष होते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हम बात करते हैं कि स्पर्श संघर्षी वर्ड बोले जाते हैं। स्पर्श संघर्षी निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड है। स्पर्श संघर्षी अगर बात की जाए तो हमने अभी का वाली का, चा, का, चा, टा, ता और पा, इसमें जो चा वाली लाइन है ये वाली मैंने अभी का, चा, छा, जा, झा, तो ये या, अगर इसमें या नहीं होगा, इसमें चा, छा और जा और झा, मतलब तालु वाली लाइन, कौन सी, तालु वाली,
तालु वाली लाइन को हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं, स्पर्श संघर्षी। इसे नाम दिया गया है स्पर्श संघर्षी। मतलब स्पर्श तो ये हैं ही, लेकिन इनके बोलने में संघर्ष और किया जा रहा है, इसलिए संघर्ष अधिक करना पड़ता है, इसलिए इनका नाम रख दिया है स्पर्श संघर्षी। च छ ज झ च छ ज झ। इन अन्य वर्णों की अपेक्षा, इनकी सब वर्णों की अपेक्षा, ये स्पर्श श्रेणी में तो आते ही थे, इन सब वर्णों की अपेक्षा इनमें इनके उच्चारण में अधिक संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनका नाम रखा है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श में हो और वो संघर्षी हो, सबसे ज़्यादा बोलने में संघर्ष करना पड़ता हो। अब क्या है कि स्पर्श संघर्षी वर्ड हुए। अब हम देखते हैं कि आगे के वर्ड जो होते हैं, आगे के वर्ड हैं आपके, हम बात कर लें हा को क्या कहते हैं। हा को कहते हैं काकल्य वर्ण, हा को कहते हैं ऊष्म वर्ण, हा को कहते हैं संघर्षी वर्ण, हा को कहते हैं कंठ वर्ण, कंठ से उच्चारण होता है कंठ वर्ण। और हा को और वर्ण और नामों से जानते हैं, जैसे सघोष भी इसी को कहते हैं। इसका नाम क्या है? सघोष, इसे सघोष भी कहते हैं। इस प्रकार से हा के कई नाम हैं। आगे हम देखते हैं कि ये अल्पप्राण महाप्राण हा वर्ड की, और एक द्विगुण वर्ड बचता है जो द्विगुण। तो द्विगुण वर्ड कौन से हैं? इन्हें बोलते हैं, देखो, द्विगुण ऑब्लिक उत्क्षिप्त ऑब्लिक ताड़न जात। इन्हें ताड़न जात वर्ड भी बोलते हैं, और इन्हें द्विज वर्ड भी कभी कभी बोल दिया जाता है। द्विज, द्विज का मतलब होता है पर्यायवाची या पंडित। आगे देखते हैं कि द्विगुण उत्क्षिप्त और ताड़नजात और द्विज। उत्क्षिप्त द्विगुण, उत्क्षिप्त ताड़नजात और द्विज। द्विज किसे कहते हैं? तो ये होते हैं ड और ढ, अड़ा अड़ा और ढ। ये दो वर्ड होते हैं उत्क्षिप्त ताड़नजात और द्विज वर्ड भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि हिंदी के उच्चारण स्थान के आधार पर हम वर्णों को याद करेंगे कि अभी हम थोड़ा एक चीज़ और समझ सकते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूँ कि हिंदी में प्र, इसमें कौन क्या अधूरा है, जैसे रा, पा, या फिर मान लो आ, कोई नहीं। मैं क्या अधूरा वर्ड है? तो याद रखिए इसमें कौन सा अधूरा होगा, पा अधूरा होगा या रा। हम इन दोनों ऑप्शनों को ही देख लें कि इनमें कौन सा अधूरा होगा, पा अधूरा होगा या रा अधूरा होगा। तो जरा देखिए, तो इसमें जो पा होता है ना, ये अधूरा होता है, ये अधूरा होता है, और जो रा होता है ये पूरा होता है। बोल के देखिए, प्र, प्र, पा अंदर ही, ये लग रहा है अंदर ही गायब हो जाता है, लेकिन जैसे पा खत्म और रा की आवाज आती है प्र, तो पा की ध्वनि अंदर ही गायब हो जाती है और रा कहाँ हो जाता है? बाहर निकल के आ जाता है। इसलिए ये अधूरा पा होता है और रा पूरा होता है। जैसे कि मान लो हम बोलें कि विद्यालय, विद द या लय, ये विद्यालय लिखा हुआ है, ये क्या है? शुद्ध विद्यालय कैसे लिखा जाता है? विद या लय, ये विद्यालय।
विद्यालय का मतलब आधा दा है, तो हमने जब बनाया इसे तो कैसे बनाया, बी दे या लय, इस तरीके से विद्यालय लिखा जाता है। ये आधा दा होता है, ये या होता है। अब ऐसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि इसमें क्या पूरा है और क्या अधूरा है। जैसे कि ये पूछ लिया जाए, मान लो ऐसे मानो, मान लो इसी, मान लो अगर इसमें क्या अधूरा है तो इसमें ये दा अधूरा है और ये या है, ये नीचे वाला ये क्या है, पूरा है। जैसे टट्टू मान लो, टट्टू। अगर मान लो इसमें कि इस टा में कौन सा अधूरा है और कौन सा पूरा है, तो क्या करोगे, ये नीचे वाला तो पूरा है और ऊपर वाला अधूरा है, क्योंकि टट्टू तो टू टा के साथ ऊ आ गया, और जब इसमें स्वर मिल गया तो ये तो पूरा हो गया, लेकिन ये वाला ऊपर वाला अधूरा रहा। ऐसे ही गंगा को मान लो, गंगा, गंगा में कौन सा अधूरा है कौन सा पूरा है, ये अगर पूछा जाए तो आपको लगेगा गा अधूरा है। गलत, ये गा पूरा है और ये अड़ा अधूरा है। इसे लिखा जाएगा गंगा, मतलब ये अधूरा होता है और पूरा होता है। आगे हम बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में सभी स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान, सभी स्वरों के और व्यंजनों के उच्चारण स्थान देखें तो देखिए, अकोह हम सूत्रों से याद करेंगे, मतलब एक संस्कृत की बेस पे आधार करेंगे। जैसे अ को ह विसर्ज, अकोहा विसर्जनीय नाम कंठा, अकोह विसर्जनीय नाम कंठा। आगे अकोह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु ऐसा नाम तालु, ए चू इचु ऐसा नाम, इचु या शा, इचु या सा नाम तालु। आगे हो जाएगा इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम दंता, मूर्धा लिखना है। इचु ऐसा अकोह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु ऐसा नाम तालु और ऋतु रसा नाम ऋतु, रे टू र सा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम दंता और ऋतु रसा नाम दंता। इसमें संस्कृत का लिरब आ जाता है, लेकिन यहाँ पे तुलसा नाम दंता करेंगे, तुलसा नाम दंता, तुलसा नाम दंता। आगे आ जाएगा उपु पद्मानिया नाम ओष्ठा, ये संस्कृत में याद करते हैं तो यहाँ लिख दोगे उपु नाम कंठालु मूर्धा दंत ओष्ठ, उपु उपु नाम, उपु नाम ओष्ठा। अब आगे हम याद करेंगे कि दंतोष्ठ की बात करेंगे तो हम कुछ वर्ड हैं उन्हें देखेंगे, पहले इन्हें समझ लें। ये कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, समझिए 5 वर्ड हो गए, 5 लाइनें थी। अब समझिए, आमीष होता है, आ का उच्चारण स्थान कहाँ से हुआ है, कंठ से। कु का मतलब होता है का वर्ण, का वर्ग, का होता है खाखरोश, गा गमला, गा घड़ी, अणा खाली, मतलब का वाली पूरी लाइन। तो ये का और हा वर्ण, ये हा वर्ण, और ये विसर्जनीय नाम का मतलब होता है जिस पे विसर्गें लगी होती हैं, वो किससे उच्चरित होते हैं, कंठ से। ऐसे ही ई वर्ण अगर पूछा जाए किससे उच्चरित होता है तो तालु से। अगर पूछा जाए चू, चू वर्ण, चू का मतलब होता है चा वाली पूरी लाइन, चा चम्मच, छा छतरी, जा जलेबी, झा झंडा, यहाँ खाली। अब या वर्ण किससे उच्चरित होता है तो तालु, और सा वर्ण किससे उच्चरित होता है तो तालु। कौन सा सा, इससे। आगे ऋतु रसानाम दंता, ऋतु रसानाम, ऋषि किससे उच्चरित होता है मूर्धा से। टू, टू का मतलब टा वर्ग, टा टमाटर, ठाटरिया, डाडलिया, ढारकन, अड़ा खाली, तो ये किससे हो जाएगा
ये मूर्धा से, रा और ये वाला सा मूर्धा से, ता वर्ग तकली वाला, ता था दाधा ना। अब ला किससे उच्चरित होता है? दंता से। सा किससे उच्चरित होता है? ये वाला दंता से। अगर पूछे ऊ किससे उच्चरित होता है? ओष्ठ से। और पू किससे उच्चरित होता है? तो ओष्ठ से। पा वाली लाइन, पा फा बा भा मा। अब याद समझना कि कैसे याद करेंगे। अकोह विसर्जनिया नाम कंठा, अकोह विसर्जनिया नाम कंठा, एचु यसा नाम तालु, रेटु रस्सा नाम मूर्धा और तुलसा नाम दंता, उपु नाम ओष्ठ। उपु नाम ओष्ठा, इसे समझना। देखो अगर इसे याद करना चाहो तो पहले वाले को छोड़ दो, सा की बात करूं तो तीनों सा नीचे से लिख दो क्रम से, सा, शा और सा। कंठ छोड़ने के बाद तालु, मूर्धा, दंत, तो ये तीनों बोल सकते हो, तालु, मूर्धा, दंत। ऊपर से पहला छोड़ दो कंठ वाले में और नीचे से सा लिखना शुरू करो और तीनों सा क्रम से लिख दो नीचे की तरफ। कंठ था छोड़ के तालु, मूर्धा, दंत से सा का उच्चारण होता है। आगे की हम बात करते हैं, एक होता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, तो दंतोष्ठ जो वर्ड होता है उसे उवा कहते हैं। उवा का उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ। अगर हम आगे बात करते हैं कि दंतोष्ठ के बाद हम बात करते हैं किसकी? देखो ए की और बड़ी ए की, तो इसे समझिए ये बनेंगी किससे? इन्हें याद नहीं करना है, इन्हें समझना है कैसे। इसे ये बनते हैं आ और ई से, तो आई 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 करते हैं, आई 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 आई, बहुत देर तक करेंगे तो मुख के सामने क्या हो जाएगा? एक ही ध्वनि कंपनित हो जाएगी। मुख के सामने एक ए नामक ध्वनि आ जाएगी बहुत देर तक आई को बोलते समय। तो ये ए जो आ जाएगी वो कहाँ से आएगी? आ से मिली और ई से मिली। और आ किससे उच्चरित था? कंठ से। और ई किससे उच्चरित थी? तालु से। तो ये किससे उच्चरित होंगे? ए वर्ड, तो ये वर्ड हो जाएगा कंठ तालु। किससे उच्चरित होगा? कंठ तालु से। ये हो गया ए वर्ड। किससे हुआ? आ और ई से। आ हुआ कंठ से और ई हो गई तालु से। अब आगे की बात हम करें कि ओ वर्ड की, तो ओ वर्ड किससे उच्चरित होगा? ओ वर्ड छोटा हो और बड़ा हो। अगर इसको ले लिया जाए, ये किससे उच्चरित होंगे? तो ये किससे निर्मित होते हैं? ये दोनों वर्ड जो होते हैं वो बनते हैं आ और ऊ से। बहुत देर तक बोलने के बाद आ और ऊ को बहुत देने के बाद मुख के सामने एक ध्वनि बन जाती है, ध्वनि के कंपन पैदा हो जाते हैं मुख के सामने, जिसका नाम होता है ओ, जिसका नाम है ओ। और ये आ ध्वनि है, आ किससे निकलती है? कंठ से। और ऊ किससे निकलता है? ओष्ठ से। तो ये किससे हो जाएगा? कंठोष्ठ। तो इसे कंठोष्ठ ध्वनि कहते हैं और इसे कंठ तालु ध्वनि कहते हैं। कंठ तालव्य भी बोलते हैं इसे, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य बोलते हैं और इसे कंठोष्ठ बोलते हैं। इस प्रकार दंतोष्ठ जो होता है उसे उवा बोलते हैं, दंतोष्ठ को बोलते हैं उवा। आगे इस प्रकार हम क्या करें कि हमने इस प्रकार व्यंजनों को खत्म किया सभी। और नासिका वाली जो पंचम लाइन होती है, अगर आप देखना चाहते हो, जैसे एक ध्वनि बची है जो पंचम लाइन णा, या, णा, ना और मा, ये वाली जो लाइन है इन्हें नासिका बोलते हैं। इन्हें नासिका बोलते हैं क्योंकि ये नाक से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ हैं। बस यही है, आज हमने व्यंजनों को अपनी वीडियो में पूर्ण रूप से समाप्त किया है। आगे हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसको लेके आएंगे, वर्ड प्रकरण को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम शब्द प्रकरण पर आएंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो हम आपकी बार लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।